देखिए, कल आपका टीपीए पढ़ाया जा रहा था और टीपीए में आपका सेल शुरू किया गया था, यानी कि विक्रय। अभी भूमिका बांधी जा रही थी विक्रय की। फिर एक बार आपका भूमिका देखिए, तब आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। जो प्री में आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था, वह भी बताया गया था कि सेक्शन 55 केवल पूछा गया था कि क्रेता और विक्रेता के राइट और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि बायर और सेलर के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की धारा में दिए गए हैं। तो वह सेक्शन था 55। लेकिन आइए विक्रय को फिर से हम शुरू करते हैं। सेल को आपका फिर से शुरुआत करते हैं, तब आगे आपका 57 56 हम बता रहे थे और उसका उदाहरण बता के आपका 54 से फिर शुरू किया जाएगा डिटेल में। देखिए, आपका फिर एक बार दोहरा दिया जाए। विक्रय एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा कीमत के बदले स्वामित्व का ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि कीमत ली जाती है, कीमत धन के रूप में ली जाती है और इसके एवज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में का हक देता है, आपका ओनरशिप देता है, स्वामित्व देता है। तो इसे ही विक्रय कहा जाता है। कल बताया गया कि विक्रय में पूर्ण हित का अंतरण होता है कि आंशिक। तो पूर्ण हित का तो कंसेप्ट बनाए रखे। जहाँ स्वामित्व या ओनरशिप का ट्रांसफर हो, वहाँ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर माना जाता है। और जहाँ आपका स्वामित्व का ट्रांसफर न हो, कब्जा या उपभोग का अंतरण हो, उसे आंशिक हित का अंतरण माना जाता है। इसके बाद आपका संपत्ति बताई गई थी, चल और अचल, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल। अगर चल संपत्ति को विक्रय किया जाता है तो टीपीए लागू नहीं होगी। तो लागू कौन कानून होगा? माल विक्रय अधिनियम 1930। और अगर अचल संपत्ति का विक्रय किया जाता है तब टीपीए के प्रावधान लागू हो। तो आपका विक्रय टीपीए के तहत विक्रय किसका हो सकता है? चल अचल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल क्या मारेंगे टीपीए के तहत? पूछे अचल, यानी कि इमूवेबल। इसके बाद हम बताए थे कि विक्रय की परिभाषा 54 में दी गई है। विक्रय का मेथड या ढंग भी 54 में दिया गया है। और विक्रय की संविदा या दूसरी भाषा में हम बताए थे विक्रय का करार भी इस सेक्शन में दिया गया है 54। क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, ये किस सेक्शन में? 55 सेक्शन याद रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग किस में है? 56 में। क्रमबंधन का सिद्धांत और कुछ दशाओं में न्यायालय द्वारा विक्रय किया जाता है, वह 57 में है। तो हम आपका 56 ही बता रहे थे, एक उदाहरण से हम बता रहे थे कि यहीं से आगे बढ़ना था। भाई देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन प्री में उठता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रमबंधन का सिद्धांत किन किन धाराओं में समाहित है टीपीए की? तो दो धाराएं मार कर आइएगा, एक 56 और दूसरा 81, यानी कि 81। रट कर जाइएगा, कई बार ये पूछा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत दो सेक्शनों में है। अब 56 कब लागू होगी और 81 कब लागू होगा, हो सकता है अलग अलग पूछ ले। तो विक्रय के मामले में क्रमबंधन का सिद्धांत 56 में, और बंधक या मार्गेज के मामले में दे तो 81 लागू होगी। याद रखिए कौन सी धारा? 81। इसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, ये भी ये में आ चुका है आपका एल्ड्रिच वर्सेज
ऊपर का केस याद रखिए, जज का नाम भी याद रखना है, इल्डन, ई आधा ल ड न, कल बताया गया था। अब एक उदाहरण देखिए, बहुत आसान है, बहुत माने आसान है, बस आपका नाम भले कठिन हो। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ध्यान समझिएगा, ए एक व्यक्ति है और ए के पास दो फंड हैं। दो फंड हैं का मतलब कि दो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है और ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इस प्रॉपर्टी को इसने मार्गेज कर रखा है, दोनों संपत्तियों को इसने बंधक कर रखा है और बंधक किसके पास किया है, बी के पास। यानी कि इन दोनों संपत्तियों को ए ने बंधक रखा है बी के पास। यानी कि पहली संपत्ति को ए ने बंधक रखकर 1 लाख रुपया उधार लिया है और दूसरी संपत्ति को भी बंधक करके कितना, 1 लाख। अब ये क्या करता है कि संपत्ति नंबर 1 को आपका सी को बेच देता है, सेल कर देता है, अर्थात विक्रय कर देता है। तो जो पश्चातवर्ती अंतरिती होगा, बाद का अंतरिती होगा, वह कौन होगा, सी। और पूर्ववर्ती अंतरिती कौन है, देता नहीं, अंतरिती हम कह रहे हैं, पूर्ववर्ती अंतरिती बी और पश्चातवर्ती कौन हो गया, सी। अब आगे उदाहरण में देखिए, बी को अधिकार है कि अगर ए उसका 2 लाख रुपया अदा नहीं करता तो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी दोनों से वह अपना पैसा वसूल सकता है। किसको अधिकार है आपका, सी को। अब सी, देखिए आपका पूर्ववर्ती जो अंतरिती है इस उदाहरण में बी है और पश्चातवर्ती जो है सी है। तो जो क्रमबंधन का अधिकार होता है वह पश्चातवर्ती अंतरिती को होता है, पूर्ववर्ती को नहीं। यानी कि सी बी से ये कहेगा कि हे बी, तुम्हारे पास कितने फंड हैं, कितनी संपत्तियां हैं, दो, और मेरे पास कितने फंड हैं, केवल एक। तो तुम केवल ये काम करो कि जो तुम्हारा 2 लाख रुपया उधार है, सबसे पहले तुम संपत्ति नंबर 2 से वसूलो जो मेरे पास नहीं है। संपत्ति नंबर 1 से तुम ये पैसा न वसूलो, जब तुम्हारी पैसा संपत्ति नंबर 2 से वसूल न हो पाए तब संपत्ति नंबर 1 से क्या करना, वसूलना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा वसूलिए जो हमने खरीदा नहीं है। अगर आपका पैसा पूरा नहीं होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो मैं संपत्ति खरीदा हूँ उस संपत्ति से भी वसूल लीजिएगा, लेकिन पहले क्या करिए, आपकी संपत्ति से वसूलिए जो मैं खरीदा नहीं हूँ। क्योंकि आपके पास कितने फंड है, दो, और हमारे पास कितने फंड हैं, एक। इसी को क्रमबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जब ए पहली संपत्ति को सी को बेच देता है तब धारा 56 लागू होगी, और जब ए
पहली संपत्ति को बेचता नहीं है बल्कि किसी के पास बंधक ही करता है, तो कौन सी धारा लागू होगी? 81। बस अंतर यही है। अब आइए आपका शुरू किया जाए भाई सेल के बारे में, डिटेल में चला जाए। जब भी आप विक्रय पढ़िए तो सबसे पहले आपका बेयर एक्ट पढ़ा जाता है और उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। देखिए भाई आपका से अध्याय 3 हम शुरू कर रहे हैं टीबीए का, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में। सेक्शन 54 देखिए, विक्रय की परिभाषा। तो विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। तो आपका इसका मतलब कि तोड़ लिया जाए, सबसे पहले विक्रय के पक्षकार बना लिया जाए। विक्रय के कितने पक्षकार होंगे? 2। पहला आपका कह सकते हैं कि विक्रेता, विक्रेता हो गया, और दूसरा कौन सा होगा? क्रेता। अभी हम बताएंगे। पहला ये। दूसरा आपका जब भी विक्रय होगा टीपीए के तहत, दूसरा संपत्ति बना लेना है, यानी कि किस प्रॉपर्टी का विक्रय होगा तो टीपीए लागू होगी। तीसरा बना लेना है कि विक्रय में किसका ट्रांसफर होता है? स्वामित्व का, ओनरशिप का। चौथा बना लेना है कि स्वामित्व का ट्रांसफर तो होता है, दिया जाता है, लेकिन फ्री में कि कीमत के बदले, कीमत के बदले, इसके बदले। अब सही रहेगा। देखिए अब एक बार, विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया हो। तो कीमत पर ही, ऐसी कीमत या तो दी जा चुकी है या जिसे देने का क्या दिया गया है वचन, या कुछ भाग दिया जा चुका है और कुछ भाग को देने का क्या दिया गया है वचन। अभी हम समझाते हैं इसको, पहले बेरेट की आधा आधा हिस्सा तोड़ा जाए। और यहाँ देने का वचन दिया गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेल की परिभाषा तो दी गई है, लेकिन आपका परिभाषा देते हुए कुछ बातें बताई गई है और उन्हीं बातों पर गौर करना है। तो गौर ये करना है कि विक्रय के पक्षकार पहले देखा जाए। विक्रय के 2 पक्षकार होते हैं, एक विक्रेता यानी कि आप, और दूसरा आपका क्रेता यानी कि सेलर और बायर। विक्रेता कौन हो सकता है, क्रेता कौन हो सकता है, इस बात को थोड़ा गौर करना है। तो विक्रेता कौन होगा? तो जिस अचल संपत्ति का विक्रय किया जा रहा हो, विक्रेता के लिए, हाँ, विक्रय के लिए, विक्रेता के लिए यह आवश्यक है, पहली चीज, कि विक्रेता विक्रय करने में सक्षम हो, यानी कि संविदा करने में सक्षम हो। और संविदा अधिनियम में बताया भी गया था कि सेक्शन 11 ये बताता है कि कौन संविदा करने में कॉम्पिटेंट है। कितने लोगों को बताया गया? 3। पहला ये है कि विक्रेता वयस्क हो, यानी कि 18 या 18 वर्ष से क्या हो, ऊपर। दूसरा क्या बताया गया? साउंड माइंड, यानी कि विक्रेता सचेत हो। और तीसरा बताया गया कि किसी कानून द्वारा विक्रय करने के अयोग्य घोषित न हो। तो आपका सक्षमता 3 आधारों पर विक्रेता की देखी जाएगी। और कहाँ से ये गवर्न होगा? कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा से? 11 से। अब आपका ये है कि अगर कोई माइनर यानी कि 18 साल से कम का बच्चा अपनी अचल संपत्ति को बेच देता है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसके परिणाम के लिए केस भूमिका में हम बताए थे 11 में, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। जज का नाम भी बताया गया था, लॉर्ड नॉर्थ। और वार्ड एब इनिशियो। ऐसा विक्रय प्रारंभतः क्या होगा? सुन, अब आइए,
ये कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर पढ़ा जाता है। इसके बाद टीपीए की धारा 7 भी पढ़नी है भाई, ध्यान समझिए। टीपीए की धारा 7 बताती हैं, आपका भी बिहार में जे में पूछा भी गया था कि अंतरण करने के लिए सक्षम कौन होगा। ये टीपीए की किस धारा में दिया गया है, तो सेक्शन 7। जो संविदा करने में सक्षम हो, पहला नियम, तो कौन होगा, ये तो 11 से बताया गया। दूसरा नियम ये है कि जिस जो उस संपत्ति का स्वामी हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी अचल संपत्ति का विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि जिस संपत्ति का विक्रय वह कर रहा है उसका वह क्या हो, ओनर। अगर ओनर नहीं है, अगर वह स्वामी नहीं है, तो आपका स्वामी द्वारा विक्रय के लिए अथराइज किया गया हो, प्राधिकृत किया गया हो या मुख्तार नियुक्त किया गया हो, इसका मतलब कि विक्रेता अगर उस मकान का स्वामी नहीं है जिसे वह बेच रहा है, तो ऐसी दशा में वह कब बेच सकता है, जब स्वामी द्वारा इसे क्या दिया गया हो, बेचने का अधिकार। ये विक्रेता पर बताया गया। देखिए कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा, 11, और टीपीए की कौन सी धारा, 7। अब क्रेता पर आ जाइए। क्रेता वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति को खरीदता है। क्रेता के लिए आपका सक्षमता में बस केवल एक ही लाइन में है कि क्रेता माइनर भी हो सकता है, इत्यादि भी हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट याद रखना है कि क्रेता ऐसा होना चाहिए, खरीदार ऐसा होना चाहिए जो कानूनन संपत्ति को धारण करने में, कानूनन संपत्ति को होल्ड करने में सक्षम हो। यानी कि संपत्ति वह अपने नाम से या अपने पास क्या कर सकता हो, धारण। तो एक लाइन और याद रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने नाम से संपत्ति होल्ड नहीं कर सकता, दिवालिया। जो दिवालिया व्यक्ति होता है वह न तो विक्रेता बन सकता है और न ही क्रेता। अगर पूछा जाए कि अवयस्क, तो अवयस्क विक्रेता नहीं हो सकता, लेकिन क्रेता क्या हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वह संपत्ति होल्ड करने में क्या है, सक्षम। तो भाई विक्रेता कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन याद रखिए कि क्रेता वह होना चाहिए जो संपत्ति को होल्ड करने में क्या हो, सक्षम। अगला ये आपका भले न दिया गया हो, दूसरा संपत्ति देखा जाए। जहाँ तक विक्रय की बात है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान सभी संपत्तियों के सेल के मामले में लागू नहीं होंगे। ये जो टीपीए की धारा 54 ये बता देती है कि ये जो प्रावधान है केवल और केवल मूर्त अचल संपत्ति, कारपोरल इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दिखाई दे, उसके अंतरण में ये धारा लागू होगी। फिर उत्तरभोग के अंतरण में और अमूर्त संपत्ति के अंतरण में, इनकॉर्पोरेल यानी कि जो दिखाई न दे। भाई कारपोरल यानी कि मूर्त मतलब क्या, जो दिखाई दे। तो कुछ तो संपत्तियां बताइए जो दिखाई नहीं देती, जो अमूर्त संपत्ति है। तो अमूर्त संपत्ति के अंतर विक्रय में भी 54 लागू हो। दो तीन उदाहरण बताइए कुछ तो। नहीं ये तो दिखाइए दे रहा है भाई। कॉपीराइट, गुडविल, इस समय बौद्धिक संपदा भी चल रही है, या साख वही क्रेडिट, ये सब दिखाई नहीं देता। आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इन सबों का विक्रय किया जाता है, ये नहीं ये नहीं किया जाता। ये कैसी संपत्तियां हैं, अमूर्त, तभी 54 लागू होगी। लेकिन 54 कब लागू नहीं होगी, ये पॉइंट पकड़ना है। जो चल संपत्ति हो,
चल संपत्ति के विक्रय में सेक्शन 54 लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अलग कानून बना है, माल विक्रय अधिनियम 1930। यहाँ भी फ्री में उठ सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए भाई, अब पक्षकारों की एक अपने मन से भी जोड़ा जाता है। पक्षकारों की जो सहमति होनी चाहिए वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विक्रेता हो अपनी स्वतंत्र सम्मत से आपका उस अचल संपत्ति का विक्रय किया हो। अब स्वतंत्र सम्मत थी कि नहीं विक्रेता का, इसके लिए तमाम कानून है। फिर एक बार इस पर देखिए, यानी कि पक्ष का विक्रय के पक्षकारों की जो कंसेंट होनी चाहिए वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो पहले सम्मत देखा जाए, कंसेंट देखा जाए, तो सम्मत शब्द को संविदा अधिनियम की 21 धारा में परिभाषित किया गया 13। स्वतंत्र सम्मत कहाँ दी गई है 14। कब सम्मत स्वतंत्र नहीं कही जाएगी ये बताया गया कि धारा में 14। पूछा गया यूपीजे में, बिहार में अभी कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 से आया और यूपी में आपका 14 से आ चुका है। देखिए बिहार में कैसे क्वेश्चन बना था पिछली बार ही। आपका सम्मति कब कही जाएगी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर एक भाव में क्या हो, रजामंद, यानी कि सेम सेंस और नहीं सेम थिंग्स एंड सेम सेंस और क्या हो जाए आपस में, रजामंद। फिर क्वेश्चन बनता है कंसेंसस एड आइटम किस धारा में है, 13 में। फिर एक वाक्य याद रखे, सम्मति नहीं तो करार नहीं, एक ही धारा का सिद्धांत है 13। सम्मति नहीं उत्पन्न होगी तो करार का निर्माण भी नहीं होगा। ये स्वतंत्र सम्मति धारा 14 में परिभाषित है, ये यूपी जे में आ चुका है। अब आइए, अगर किसी पक्षकार की सम्मति धारा 15 में दिए गए पोषण या प्रपीड़न या धमकी देकर प्राप्त की गई है, धारा 16 में असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस, धारा 17 में फ्रॉड, 18 में मिथ्या व्यपदेशन या 20, 21, 22 में मिस्टेक के अधीन, तो उसे हम स्वतंत्र सम्मति नहीं कहेंगे। याद रखिए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए ताकि एक उदाहरण थोड़ा बहुत। मान लीजिए ए का ये मकान है और बी जाकर एक एक कनपटी पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि हमें ये मकान बेचो और नहीं तो मैं तुम्हें जान से क्या करूंगा, मार दूंगा। ए धमकीवश बेच दिया तो ए की जो सम्मत पाई गई थी संविदा के लिए विक्रय के लिए, वह किससे प्रभावित मानी जाएगी, तो धमकी देकर सम्मत प्राप्त करना कोर्सन होगा, प्रपीड़न होगा। और किस धारा में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, 15। इसका प्रभाव दिया गया है संविदा अधिनियम की धारा 19 में। ए के विकल्प पर यह संविदा क्या होगी, शून्यकरणी, यानी कि एक को ऑप्शन मिलेगा, या तो वह शांत बैठ जाए, शांत में सब कुछ सही है, या कोर्ट में जाए और कहे कि हम हमारी सम्मत पाई गई थी लेकिन धमका कर पाई गई, अतः इस संविदा को क्या किया जाए, रद्द, और मेरी जमीन क्या किया जाए। तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, तो अगर इन्हें जो पैसा लिया है तो वह पैसा भी को क्या करे, क्योंकि ये अपनी जमीन पा रहा है, अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ लास्ट लाइन में कि क्रेता और विक्रेता की जो सम्मति होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, विक्रय के लिए स्वतंत्र, फ्री। अब आइए आपका अगला देखा जाए, विक्रय में किसका ट्रांसफर होता है, स्वामित्व का। स्वामित्व है क्या,
स्वामित्व का मतलब ये हुआ कि संपत्ति से संबंधित जब सभी अधिकारों का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो हम कहेंगे कि स्वामित्व का अंतरण हो गया। अब इसके लिए आपका जो परिभाषा मैं कल भूमिका में बताया था वह आपका हाफेल्ड महोदय की थी। हाफेल्ड इसके लिए एक पानी की भरी बाल्टी का उदाहरण देते हैं। फिर एक बार वह उदाहरण देखिए, एक बाल्टी है जो पानी से भरी है और पानी से पूरी भरी है, तो ये स्वामित्व हो गया। और इसमें से एक एक बूंद आप निकाल सकते हैं, तो एक एक बूंद निकालेंगे तो वह एक एक बूंद क्या कहलाएगा? अधिकार। तो जब सभी अधिकार ट्रांसफर हो गए तो स्वामित्व हो गया, पूरी बाल्टी का पानी हो गया। और जब आप कह सकते हैं कि उपभोग का अधिकार, कब्जे का अधिकार, किराया पाने का अधिकार ट्रांसफर हो, तो स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल अधिकार को ट्रांसफर हुए। तो विक्रय में किसका ट्रांसफर होता है? स्वामित्व का कि अधिकार का? केवल यानी कि संपत्ति से संबंधित सभी हक किसको दे दिए जाते हैं? तो ओनरशिप सबसे बड़ा भाई आपका ये है, माने आपका अधिकार है। अगला देखिए आपका, ये जो स्वामित्व का ट्रांसफर हो रहा है वह किसके एवज में हो रहा है, किसके बदले हो रहा है? कीमत। जहाँ तक प्राइस या कीमत की बात है, कीमत शब्द को टीपीए में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, याद रखिए। यानी कि कीमत क्या होगी, ये कहीं भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन माल विक्रय अधिनियम में परिभाषित है। बिहार में पूछा भी गया कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 10 में कीमत को परिभाषित किया गया है, लेकिन टीपीए में नहीं। तो जो कीमत का मतलब यहाँ हुआ आपका धन, यानी कि कीमत किस रूप में दी गई हो? धन के रूप में। या तो नगद दे दीजिए या ऐसा कोई कागज दीजिए जो धन के रूप में क्या हो सके? कन्वर्ट। तो जैसे चेक दे दीजिए, ड्राफ्ट दे दीजिए, ये सब धन के रूप में क्या हो सकता है? कन्वर्ट। तो ये विक्रय माना जाएगा। अब आप दो कल भी उदाहरण बताया था, फिर उदाहरण देखें। ये अपना मकान बी को देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, तो ये दान कहलाएगा, जो अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ए बी को अपना मकान देता है और बी से आपका उसकी गाय ले लेता है, बदले में भैंस ले लेता है, मुर्गा ले लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। और ए अपना मकान बी को देता है लेकिन बदले में क्या लेता है? कीमत। तो ये कौन सा संव्यवहार कहलाएगा? विक्रय। अब आइए कीमत को आगे बढ़ाया जाए। कीमत या तो दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया है या कुछ भाग दिया जा चुका है और कुछ भाग देने का क्या दिया गया है? वचन। अब इसको आपको थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए आपका ए अपना मकान बी को बेचता है, तो हो सकता है 2 जनवरी को आपका विक्रय हो और 1 जनवरी को ही बी ने पूरी कीमत किसको दे दी हो? ए को। तो हम कहेंगे कि पूरी कीमत क्या की गई है? दी जा चुकी है। या एक भाई 2 जनवरी को ही दे दे या 2 जनवरी से क्या पहले? कौन कीमत पूरी दे दिया है? बी। तभी विक्रय। या कीमत आपका दी नहीं गई है बल्कि भविष्य में देने का वचन दिया गया है, अर्थात ए ने अपना मकान बी को बेच दिया और बी ने ये वादा किया है कि अगले 2 मास में मैं आपको जो कीमत है मकान की दे दूंगा, तो ये भी विक्रय माना जाए। या कीमत का कुछ भाग दिया गया
और कुछ भाग बाद में देने का वचन दिया गया, तो मान लीजिए 20 लाख में बेचा गया, 10 लाख तो उसी समय दे दिया या उसके पहले, और 10 लाख देने के लिए कितने माह का समय लिया है? 2 माह। ज्यादातर मामलों में चेक जारी होता है और चेक जारी करके कहा जाता या लिखा भी जा सकता है, लेकिन भाई जो विक्रेता है जल्दी मानता नहीं कि आप 2 माह बाद कीमत दीजिएगा, इस बात पर कोई विश्वास कम करता है। तो उसका उपाय ये होता है कि आप चेक जारी करिए। जो चेक देखिए, अगर 2 जनवरी को रजिस्ट्री हो रही है, भाई जो चेक की डेट होगी वह क्या होगी? 2 जनवरी। वो अलग बात है कि ए बी ऐसे व्यवहार में ये कहता है कि ये चेक अभी न लगाइए, इसकी वैधता कितने माह है? 3 माह। जब हम फोन करेंगे पैसा खाते में आ जाएगा तो हम आपको फोन करेंगे, तब ये चेक अपने खाते में क्या करिए? लगाइए, लेकिन अभी न लगाइए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख तो दे दिया गया है, और 10 लाख कब कहा गया है कि हम 2 माह बाद देंगे, तो ये भी विक्रय माना जाएगा, क्योंकि कीमत का कुछ भाग दे दिया गया और कुछ भाग बाद में देने का क्या किया गया है? वादा। इस प्रकार विक्रय की परिभाषा समाप्त हुई। अब आगे बढ़िए। जो अगला पॉइंट है वह विक्रय का ढंग बताता है। विक्रय का मेथड या विक्रय का तरीका या विक्रय का ढंग कहाँ दिया गया है? तो 54 के सेकंड पैराग्राफ में। बेयर एक्ट पर ही कुछ कोरिलेट करिए। तो भाई बेयर एक्ट पर 3-4 कोरिलेट करिए, पूछा जाता है, ढंग पूछा गया है। आपका जो ढंग के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वह पहला बनता है कोरिलेशन में कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का ढंग कॉन्ट्रैक्ट में बनता है। तो संविदा अधिनियम की धारा 3 पढ़नी है, वहीं जोड़ लीजिए। यानी कि प्रपोजल किस मेथड से किया जाएगा, एक्सेप्टेंस किस मेथड से किया जाएगा, ये संविदा अधिनियम की किस धारा में है? 3 में। इसके बाद आपका पूछा गया है मृत्यु दंड के निष्पादन का मेथड। यानी कि अगर किसी कैदी को फांसी की सजा हो गई है तो फांसी पर कैसे लटका माने उसे मृत्यु दंड कैसे दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसका मेथड कहाँ दिया गया है? तो 354 का खंड 5। तो लिखिए सीआरपीसी की धारा 5 ही है ना? सीआरपीसी की धारा 354 का क्लाज 5 उत्तराखंड एपीओ में आया भी था ये, और लगातार क्वेश्चन बनता रहता है। मेथड लिख लिए 354 का क्लाज 5 सीआरपीसी। अगला मेथड आइए। प्रारूप संख्या छोड़ दीजिए, 42 है प्रारूप संख्या, वो छोड़ दीजिए। अगला मेथड आपका सीआरपीसी में ही आरोप के बारे में पूछा जाता है कि जब किसी अभियुक्त पर चार्ज लगाएगा न्यायालय, तो आपका मेथड या तरीका, यानी कि अभियुक्त ने किस तरीके से अपराध किया है, ये भी बताया जा सकता है। तो वह मेथड आरोप में अपराध करने का ढंग अलग से बताया जाए, ये कहाँ दिया गया है? तो ये आपका 213 सीआरपीसी लिखिए भाई। आरोप में अपराध करने का ढंग बताना 213 सीआरपीसी। एक क्वेश्चन यहाँ से कोरिलेट करके मिलता है। आइए आगे देखा जाए भाई। अब ढंग देखिए आपका कितना कठिन बनता है, इसको देखिए भाई। ज्यादा लोग गलत करके आते हैं मेथड को। मैं फिर बता दूं, थोड़ा सतर्क होकर हम बेरक तोड़ रहे हैं, प्रयास करिए गलत ना हो। एमपी में अभी कई लोग गलत करके आ गए थे। देखिए विक्रय कैसे किया जाता है? ऐसा अंतरण 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की
मूर्त अस्थावर संपत्ति। तो पहले बना लिया जाए आपका 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर की कैसी संपत्ति है? मूर्त अस्थावर संपत्ति। मूर्त मैं बताया हूं जो दिखाई दे। अगर 100 रुपया या अगर संपत्ति अचल है, फिर एक बार समझिए, और वह दिखाई देने वाली है और उसकी जो कीमत है वह 100 रुपया या 100 रुपये से क्या है ज्यादा, तब ये नियम। दूसरा देखिए, अब अभी तोड़ लिया जाए तब। या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु, किसी उत्तर भोग यानी कि किसी बाद वाले को उपयोग करने के लिए संपत्ति दिया जा रहा है। किसी उत्तर भोग या तीसरा कोई अन्य अमूर्त संपत्ति यानी कि वस्तु, अमूर्त वस्तु जो दिखाई न दे। अगर इनका ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर होगा? भले आप 9 पॉइंट पकड़ रहे हो, देखिए कहाँ पॉइंट आपको पकड़ना है, पॉइंट कहाँ पकड़ना है। अगर कोई इनकॉर्पोरल या अमूर्त वस्तु को बेचा जाता है तो चाहे कीमत उसकी 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 करोड़ हो, आपका ये नियम लागू होगा। अगर उत्तर भोग का विक्रय किया जाता है तब भी लागू होगा, लेकिन आपका मूर्त अचल संपत्ति है उसी में केवल धन देखा जाएगा। कितना? 100 या 100 से अधिक। देखिए फिर एक बार, इन मामलों में भरमाने के लिए वही देगा रकम, तो रकम में भरमना नहीं है। ये चाहे 1 रुपया रकम हो या 2 रुपया, अभी मैं जो नियम बताऊंगा उसी नियम के आधार पर इसका विक्रय होगा। केवल रकम का उल्लेख किस मामले में आपको करना है? जो कैसी संपत्ति हो? मूर्त अचल संपत्ति। तो उसमें क्या है? आपका 100 या 100 रुपये से अधिक, यानी कि अगर आपका 100 रुपये से कम की संपत्ति हो और कैसी हो? आपका मूर्त अचल संपत्ति, तब क्या होगा ये हम बताएंगे। देखिए अब आगे बैरेक भाई, ये पूरा नहीं हुआ बैरेक। तो दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है, यानी कि आपका पंजीकृत लिखत द्वारा। अब देखिए एमपी और यूपी कैसे भरमाए है क्वेश्चन। आपका पंजीकृत किया जाएगा यानी कि रजिस्टर्ड भी किया जाएगा, और ये सब व्यवहार मौखिक होगा कि लिखित में। अब देखिए आपका कैसे भरमाता है एमपी यूपी, कि आपका दे दिया और पूछ लिया कि ऐसा अंतरण दे दिएगा, पंजीकृत होगा, पंजीकृत और लिखित दोनों होगा। फिर दे देगा पंजीकृत लिखित और 2 अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा होगा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या मार्क कराएंगे? जो बैरेट की भाषा है क्या है? क्या अनुप्रमाणक साक्षी कहीं लिखा है? तो अनुप्रमाणक साक्षी दिमाग से हटा दीजिए यहाँ। यानी कि ऐसा विक्रय रजिस्टर्ड होगा, और कैसे होगा? लिखित। अब आइए आपका, फिर आगे बढ़िए, तब बैरेट ही आगे बढ़ा जाए, सही रहेगा भाई। 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या तो विक्रय रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। अब देखिए भरमाने वाला क्वेश्चन जो टेक्निकल बनता है इसमें बनता है, तो पहले डायरेक्ट हम बता रहे हैं। अगर मूर्त अचल संपत्ति है और उसकी कीमत कितना से कम है? 100 रुपया से कम, तो इसका विक्रय कैसे किया जाएगा? या तो पंजीकृत लिखत द्वारा कराइए, या इसके द्वारा न करा के संपत्ति को डिलीवर करके कराइए, यानी कि संपत्ति का क्या करके परिधान। तो कब आपका अचल संपत्ति के विक्रय के मामले में
पंजीकरण और लिखित में होना आवश्यक नहीं है। जब संपत्ति अचल हो, अचल में भी क्या हो, मूर्त हो, और उसकी कीमत कितना से कम हो, 100 रुपया। अब देखिए गलत कहाँ होगा। एक अमूर्त वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपया से कम है, इसका विक्रय कैसे होगा? बताइए। तो अगर अमूर्त संपत्ति है और कीमत 100 रुपये से क्या है, दिमाग में ये बैठाना है। गलती इसीलिए होता है कि 100 रुपये का नियम सबके लिए नहीं है, केवल किसके लिए है? पहले के लिए। और इन दोनों मामलों में चाहे रकम कुछ भी क्यों न हो, ये दोनों मामलों में जब सेल होगा तो कैसे होगा? पंजीकृत। और कैसे? तो अगर दे दे कि 100 रुपये से कम अमूर्त वस्तु का विक्रय कैसे होगा, तो संपत्ति का परिधान न कराइएगा। कैसे होगा? पंजीकृत और लिखित। और 1 रुपया दे दे और दे दे उत्तर भोग, या दे दे अमूर्त संपत्ति, यही नियम लगाइएगा। और 1 रुपया दे दे लेकिन क्या लिख दे आपका कंपटीशन में? मूर्त अचल संपत्ति। तब आप दो तरीका है, दोनों में से कोई भी अपनाइए। या तो संपत्ति देकर विक्रय करिए, या क्या करके करिए? पंजीकृत और लिखित। भाई कठिन है, इसमें आसान नहीं है। भले आपका न समझ में आओ तो बताइए, आपका फिर बताया जाएगा, लेकिन कठिन प्रावधान है। अगला देखिए आपका, मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता को क्या दे देता है? कब्जा दे देता है। इसके बाद विक्रय संविदा यानी कि एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आता है। विक्रय संविदा क्या होती है तो बता ही गया। एक उदाहरण पहले देखे विक्रय संविदा का, भाई तब अपने आप ही आ जाएगा। विक्रय का करार या विक्रय संविदा का मतलब ये हुआ कि पक्षकार इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि भविष्य में इन शर्तों पर इस अचल संपत्ति का हम क्या करेंगे? क्रय विक्रय करेंगे। अर्थात ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा। कितने माह बेचूंगा? बाद बेचूंगा 6 माह। और कितने में बेचूंगा? 20 लाख। तो बेच दिया गया कि अभी बेचने का वादा हुआ? तो वादा हुआ, तुम कर भी सकता है। तो बताया गया था आपका भूमिका में, कॉन्ट्रैक्ट में ही। तो ये क्या कहलाएगा? विक्रय की विक्रय का करार। तो बताइए विक्रय के करार में क्या बी को स्वामित्व मिल गया कि अभी आगे मिलेगा? तो विक्रय के करार में विक्रय अभी हुआ नहीं, तो क्या बी को, अब यही पॉइंट है, क्या बी को इस मकान में कोई हित अभी मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। यही पॉइंट याद रखिए, क्या बी को इस मकान में कोई हित अभी मिला है? नहीं। लेकिन कब मिलने की संभावना है? भविष्य में। कितने दिन के अंदर? 6। अब बताया गया कि ये मुकर जाए तो क्या होगा? तो बी के पास कितने विकल्प हमने संविदा में बताए थे? 4। पहला संविदा का विशिष्ट पालन, दूसरा प्रतिकर, तीसरा व्यादेश, और चौथा क्वांटम मेरिट। तो ज्यादा हो तो अलग बात है, उतना नहीं जानना है। इस प्रकार आपका, अब आइए 55 बस एक लाइन। क्रेता और विक्रेता के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व किस धारा में दिए गए हैं? 55 में। अंदर से कभी क्वेश्चन नहीं बना, केवल आपका किस में बना है? आपका धारा से बना है। इसके बाद 56 बता ही दिया गया। 56 में भी आपका अंदर से बना नहीं है। 56 में क्रमबंधन का सिद्धांत है, और ये क्रमबंधन का सिद्धांत आपका कह सके किस केस में प्रतिपादित किया गया? एलडी बनाम कूपर के केस में। आपका किस जज ने प्रतिपादित किया? इल्डन ने। आपका विक्रय के मामले में कौन सी धारा? 56। और बंधक के मामले में कहिए तो वही उदाहरण फिर से बताना पड़ेगा। तो एक बंधक के मामले में बता देते हैं, क्योंकि विक्रय में हमने बता रखा है। देखिए आपका फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी।
एक के पास दो मकान है, इन दोनों मकानों को इसने बंधक रखा है किसके पास? बी के। और पहले मकान पर 1 लाख रुपया लिया है और दूसरे पर भी कितना? ये दूसरे मकान को फिर बंधक करता है और किसके पास करता है? सी के पास। और सी से भी कितना ए ले लेता है? 1 लाख। इसका उदाहरण देखना हो तो विजय माल्या सबसे अच्छा उदाहरण है भाई। एक ही होटल को 10-10 बैंकों में मार्गेज किया। होटल का दाम 1 करोड़ और पैसा ले लिया 10 करोड़। यानी कि आपका अजीब स्थिति। और बैंक वाले पीएनबी वाले ज्यादा दिए पैसा, तो आपका तमाम अधिकारियों से मिल गया और अधिकारियों से मिलकर धोखाधड़ी करके तुम भी खाओ हम भी खाएं, क्या करना है, सरकार का पैसा है, आपका खाओ। तो पीएनबी के अधिकारी भी निलंबित हुए, गिरफ्तार भी हुए। तो खूब खाया और 1 करोड़ की संपत्ति पर कितना उधार ले लिया? अब बेचा जाएगा तो 50 लाख में और उधार चुकाना है 10 करोड़ और प्लस ब्याज। तो कहाँ से चुका पाएगा? कोई उपाय नहीं, इसीलिए कहाँ भाग गया? आपका विदेश। न रहेगी बांस न बचेगी। अब संपत्ति कुर्क करिए वसूलिए, तो वो अलग बात है। देखिए आपका तो क्रमबंधन का सिद्धांत, क्रमबंधन का अधिकार किसको है? पूर्ववर्ती अंतरिती को कि पश्चातवर्ती? इस उदाहरण में पश्चातवर्ती कौन हुआ? सी। तो क्रमबंधन मतलब सी क्या कह सकता है बी से कि हे बी, ये जो दूसरा मकान है इन्हें हमारे पास भी बंधक रखा है, तुम्हारे पास भी। और तुम्हारे पास तो दोनों हाथों में लड्डू है, यानी कि दो दो मकान है। कौन कौन? पहला और दूसरा। तो जो तुम 2 लाख रुपया दिए हो पहले तुम किस फंड से वसूलो? पहले से। अगर तुम्हारा 2 लाख पूरा नहीं होता तो किस फंड से वसूलना? जो हमारे पास बंधक हैं, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। पहले तुम किससे वसूल लो। ये नहीं कह सकता कि इससे न वसूलिए, बस ये कह सकता है कि पहले आप किससे वसूल लीजिए जो हमारे पास संपत्ति बंधक नहीं है। इसी को आपका बंधक में ये हमने बताया 81 लागू होगा। तो इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए। कल आपका भाई जो शुरू किया जाएगा पढ़ कर आइए, बता दूं धाराएं। आप हिबा या दान पढ़ कर आइए। एक लाइन में धारा बता दीजिए भाई, धारा वो सब पढ़ कर आएंगे तो अच्छा रहेगा। संविदा अधिनियम की धारा 25 पढ़िएगा। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा? 25। टीपीए की जो धारा पढ़नी है वह धारा 2 भी पढ़ना है और 129, यानी कि टीपीए की कम से कम 2 धाराएं पढ़िएगा। कौन कौन? 2 और 129। उसके बाद थोड़ा बहुत मुस्लिम विधि में अगर दान जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो हम तो बताएंगे, क्योंकि मुस्लिम विधि भी यहाँ क्या करनी पड़ेगी, हिबा थोड़ा बताना पड़ेगा। तब आपका दान। तो फ्री का चंदन और घासा रघुनंदन जो कहावत कही जाती है, कल आपका सटीक बैठेगी। भाई कोई चंदन उंदन किया हो तो नाराज न हो भाई। कई लोग क्योंकि पीछे बैठते थे शाम वाले बैच में 4-5 लोग, और चंदन करना ही भूल गए भाई।